Hello students and friends. Welcome to the video tutorial series. In this series, the subject is pharmacology and the examination number is 5. So in this, let's start with the first question. Biotransformation is. अभी देखो बायोट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो वी कैन डिवाइड इट इनटू बायोलॉजी प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। जो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस है या तो फिर केमिकल है उसको एक फॉर्म में से अलग फॉर्म में जब हम ट्रांसफर करते हैं दैट वन इज कॉल्ड एज अ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है यूजुअली होता कहाँ पे है? इट इज मेनली अकर्स इन द लीवर के अंदर ज्यादातर होता है और लीवर के अलावा इट इज अकर्स इन द इंटेस्टाइन, किडनीज, प्लाज्मा एंड लंग्स। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन में यूजुअली होगा क्या? मान लो कि कोई एक ड्रग है, जो भी ड्रग होगा उसको वो कन्वर्ट करके उसका कोई दूसरा केमिकल फॉर्म बना देगा, दैट वन इज कॉल्ड एज अ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और यूजुअली और भी अगर थोड़ा अंदर देखे तो ये क्या करेगा, मान लो कि कोई एक एक्टिव ड्रग है, एक्टिव ड्रग जब भी लीवर में जाएगा या तो फिर इंटेस्टाइन में या तो कहीं पे भी रहेगा तो वो क्या करेगा, उसका जो एक्टिव ड्रग है इट विल कन्वर्टेड इनटू द इनएक्टिव फॉर्म। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि जो एक्टिव ड्रग है उसको अगर बायो ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट होगा तो भी वो कौन सा ड्रग रहता है, एक्टिव का एक्टिव ही रहता है। मीन्स उसका पहले वाला पार्ट भी एक्टिव है, उसके बाद वाला मेटाबोलाइज्ड पार्ट भी क्या है, वो एक्टिव है। देन थर्ड वन, बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो एक्टिव नहीं होते, बट जब वो बॉडी के अंदर जाएंगे तो बॉडी के अंदर जाने के बाद इनएक्टिव फॉर्म में से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो है इनएक्टिव टू एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, दैट टाइप ऑफ ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड एज ए प्रो ड्रग। ठीक है। अभी ये जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी क्यों? जब भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से कोई भी ड्रग या तो फिर केमिकल है उसका एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और वो एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से वो जो सब्सटेंस है हमारी बॉडी के बाहर चला जाएगा, हमारी बॉडी के बाहर जाएगा, और यही तो चाहिए। और यूजुअली उसमें होता क्या है, इट कन्वर्ट्स दी नॉन पोलर कंपाउंड टू पोलर कंपाउंड, or it also converts the lipid soluble compound into the hydrophilic compound। अभी देखो अगर नॉन पोलर कंपाउंड रहता है तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है, बट ये क्या करेगा, पोलर में कन्वर्ट कर देगा। और जितना पोलर में कन्वर्ट होगा उतना वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जितना एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा उतना वो ज्यादा क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। और वो कैसे एक्सक्रीट आउट होगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। So these are the purposes of a biotransformation. It converts the non-polar compound to polar compound and also lipid soluble compound into the hydrophilic compound। और अगर इसमें आंसर देखें तो इसमें आएगा केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन दी बॉडी। वो जो भी ड्रग है उसका वो क्या कर देता है, केमिकल ऑल्ट्रेशन कर देता है। Then the next question. The next question is a in hepatic metabolism phase 2 reaction। और ये जो मेटाबॉलिज्म है इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी अभी मैंने आगे बताया था कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता कहाँ कहाँ पे है। अभी हम देखें तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा कौन? ये जो चलो लीवर के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लंग्स, प्लाज्मा, किडनी के अंदर होता है, तो वो करता कौन है? देयर आर वेरियस एंजाइम्स विच आर डूइंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है, वो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो अगर मैं ऐसे एंजाइम्स है अगर एग्जांपल लूं तो वी कैन डिवाइड दिस एंजाइम इनटू दी टू पार्ट्स। हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। In that first one is a microsomal enzyme and second one is a non-microsomal enzyme। अभी ये जो microsomal enzyme है वो usually कहाँ पे रहता है? They are present in the smooth endoplasmic reticulum of cell।
वो सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहते हैं। और अगर और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, वो लीवर में भी होते हैं, इंटेस्टाइन में भी होते हैं, लंग्स में भी होते हैं, किडनी में भी होते हैं, सब जगह पे होता है। और ये जो है उसमें एग्जाम्पल देखे तो उसमें एग्जाम्पल कौन से आएंगे, इन दैट एग्जाम्पल इज मोनोऑक्सीजिनेस, साइटोक्रोम P450 and conjugates. So these are the example of a microsomal enzyme. Then comes to the non-microsomal enzyme. अभी non-microsomal enzyme कहाँ पे रहता है? They are usually found out in the cytoplasm of cell or into the mitochondria. वो mitochondria के अंदर रहेंगे, इसलिए उसको क्या हम बोलते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम बोलते हैं। अगर मैं उसका एग्जांपल दूं तो उसमें एग्जांपल आएंगे फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेज, देन अमाइडेज, एस्ट्रेज, conjugase. These are the example of a non-microsomal enzyme. अभी देखो माइक्रोसोमल एंजाइम में मैंने दूसरा एग्जांपल बोला था, दैट वन इज अ साइटोक्रोम P450 एंजाइम। अभी साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है उसमें 450 का मतलब क्या रहता है, जब भी हम कोई भी हमें प्रोटीन फाइंड आउट करना है तो हम यूजुअली यूवी का रेंज और भी बहुत सारी मेथड है, बट वी कैन आल्सो यूज द यूवी अल्ट्रावायोलेट रीजियंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। So in ultraviolet region spectroscopy, this type of proteins are found out at the 450 nanometer. ये जो है 450 nanometer पे हमें मिलते हैं। That's why we are attaches 450 in cytochrome enzyme. अभी आगे बढ़ते हैं कि मेटाबॉलिज्म इन लीवर। अभी अगर लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है तो दो फेज में होता है, इट अकर्स इन दी टू फेज, फेज 1 एंड फेज 2। अभी ये जो फेज 1 है उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, इट रिएक्शंस आर दी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, then hydrolysis. This type of reactions are comes under the phase 1. अभी कोई भी ड्रग है वो फेज 1 से होके वो कन्वर्ट होके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है दैट गोज इनटू द फेज 2, और उसके बाद फेज 2 के बाद क्या हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। और जो फेज 2 है, फेज 2 में यूजुअली कौन कौन से टाइप के रिएक्शन होते हैं, फेज 2 के अंदर देखे तो ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन होगा, फिर देन सल्फोनेशन होगा, मिथाइलेशन होगा, ग्लाइसिन कॉन्जुगेट्स होगा, एसिटाइलेशन होगा, देन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशंस होगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कम्स अंडर द फेज 2। और ये जो फेज 2 है उसके बाद ड्रग क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा। अभी ये जो बीच वाली जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है इट इज हार्मफुल, इट इज वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी। अगर ऐसा हो कि फेज 2 रिएक्शन नहीं हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये जो फेज 1 के बाद जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए फेज 1 और फेज 2 बोथ ऑफ द रिएक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बॉडी। तो इसमें अगर क्वेश्चन देखे तो इन हिपैटिक मेटाबॉलिज्म फेज 2 रिएक्शंस आर सल्फोन्यूरेशन भी होगा, मिथाइलेशन भी होगा, ग्लूक्यूरोनिडेशन भी होगा, और इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पीछे एक्सेप्ट लिखना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा होगा उसकी वजह से आंसर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, और बाकी के तीनों जो है वो तो फेज 2 के अंदर आते ही है। The next question is A. All of the following reactions occurs in phase 1 except oxidation भी होगा, reduction भी होगा, glucuronidation नहीं होगा, and hydrolysis भी होगा। तो आंसर क्या आएगा, C is answer। Then next question,
Which of the following is not an example of cytochrome P450 enzyme inducers? अभी ये जो है साइटोक्रोम P450 एंजाइम इंड्यूसर्स क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये एंजाइम्स क्या करेंगे। ये एंजाइम्स क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म करेंगे। मींस जितने ज्यादा एंजाइम होंगे उतना मेटाबॉलिज्म, कोई भी ड्रग या तो फिर केमिकल का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मान लो कि कोई एंजाइम है, कोई भी साइटोक्रोम P450 का एंजाइम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोक्रोम P450 के अंदर कौन कौन से एंजाइम आते हैं। They are various enzymes like CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP3A4, CYP3A5. This type of enzymes are comes under the cytochrome P450. अभी ये जो साइटोक्रोम P450 है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? साइटोक्रोम P450 में फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेम रहता है उसमें हम जो सब में कॉमन आएगा दैट वन इज अ CYP। अभी ये जो CYP आ गया, इट इज साइटोक्रोम, इट सजेस्ट साइटोक्रोम एंजाइम, और उसके अंदर हम क्या करेंगे? अलग अलग एंजाइम्स आएंगे, CYP1, CYP2, CYP3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो जितने भी एंजाइम्स है उसके भी क्या होते हैं? उसके भी आइसोफॉर्म होते हैं उसके फंक्शन के अनुसार। तो उसके बाद उसमें क्या आएगा? CYP1A, 1B, 1C, 1D, ऐसे भी हो सकता है 6A, 6B, 6C, 6D। और मीन्स उसके बाद जो आइसोफॉर्म है उसमें ABCDEFGHI भी हम लगा सकते हैं। और उसके भी आइसोफॉर्म है, मीन्स A के बाद भी A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हो सकता है। तो ऐसे हम साइटोक्रोम P450 एंजाइम का क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर करते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? लीवर के अंदर या तो फिर इंटेस्टाइन या कहीं पे भी जितने भी कोई भी केमिकल्स आएगा उसका वो क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म करेगा। अगर ऐसा हुआ कि जो एंजाइम है, एंजाइम को मैंने ज्यादा एक्टिव कर दिया, अगर एंजाइम ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं कि एंजाइम जो है उसको इनिबिट कर दूं, अगर वो एंजाइम इनिबिट हो गया तो जो भी ड्रग आ रहा है उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ड्रग हैं, वो क्या करेंगे? साइटोक्रोम एंजाइम को क्या कर देंगे? ज्यादा एक्टिव कर देंगे, ज्यादा इंड्यूस कर देंगे। ज्यादा इंड्यूस करेंगे तो उसके साथ में अगर दूसरा कोई ड्रग आ रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा किया कि ऐसे बहुत सारे ड्रग है जो साइटोक्रोम एंजाइम को क्या कर देते? इनिबिट कर देते। अगर उसने उसको इनिबिट कर दिया तो उसकी वजह से उसके साथ जो भी ड्रग आ रहा है उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा? कम हो जाएगा। उसका मेटाबॉलिज्म उसके साथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी ये भी देखते हैं कि अगर मैंने कोई एक इंड्यूसर्स लिया, अगर वो मैं इंड्यूसर्स ले रहा हूं तो इंड्यूसर्स के कारण एंजाइम ज्यादा एक्टिव होंगे, एंजाइम ज्यादा एक्टिव होंगे तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म क्या होगा? ज्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो उसके मेटाबोलाइज क्या होंगे? ज्यादा बढ़े। और जो मेन ड्रग है, मेन ड्रग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो मेन ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और उसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उससे उल्टा देखते हैं, तो इनिबिटर में क्या होगा कि इनिबिशन की वजह से जो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कम होगा तो मेटाबोलाइट्स भी कम होंगे। तो जो मेन ड्रग है, मेन ड्रग क्या होगा? बढ़ेगा। और मेन ड्रग अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। उसकी ड्रग की एक्शन भी क्या हो जाएगी? दूसरे ड्रग की एक्शन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर साइटोक्रोम P450 के इंड्यूसर्स देखें, इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको इंड्यूसर्स पता ही होने चाहिए। अगर उसमें हम एग्जांपल देखें तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लाइक रिफाम्पिसिन, सॉरी नॉट रिफाम्पिसिन, कार्बेमेजेपिन है, फेनिटोइन है, फिर उसके बाद फिनोबार्बिटोन, और मींस जितने भी बार्बिट्यूरेट्स है ऑल आर ए साइटोक्रोम एंजाइम इंड्यूसर्स, बट एक्सेप्शन इज ओनली ए सेकोबार्बिटल। सेकोबार्बिटल जो है वो साइटोक्रोम एंजाइम इंड्यूसर्स नहीं है। देन उसके बाद अगर एग्जांपल देखें तो एंटी ट्यूबरकुलर रिफाम्पिसिन इज आल्सो एग्जांपल, देन ओमेप्राजोल इज आल्सो एग्जांपल, देन रिटोनाविर है। अगर हम पहले लेते हैं तो वो साइटोक्रोम एंजाइम इंड्यूसर है, बट अगर वो
वो हमने क्रॉनिकली लिया, अगर बहुत दिन से हम ले रहे हैं तो that one has a opposite effect. It has a साइटोक्रोम एंजाइम इनिबिशन एक्टिविटी, तो इसलिए रिटोनाविर जो है हम वो कैसे ले रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट करता है। देन उसके बाद आएगा साइक्लोफोस्फामाइड, क्रोनिक अल्कोहलिज्म भी आ सकता है। देन डीडीटी अगर लोगे तो भी इंड्यूसर्स होंगे। देन उसके बाद स्मोकिंग, जो भी पर्सन जो है ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। देन ग्लिसियोफुल्विन इज एग्जांपल, ग्लूटाथाइमाइड is also a example. So these are the examples of a cytochrome enzyme inducers. तो अभी हम इसमें देखें तो आंसर क्या आएगा। phenobarbital inducer, rifampicin inducer, phenytoin inducer, and ketoconazole. Ketoconazole is not an inducer, it is a inhibitor. Next question. All microsomal enzymes inducers except कार्बामाजेपिन भी है, ग्लूटाथाइमाइड भी है, फिनोबार्बिटोन भी है, तो बाकी कौन सा रहा, मिटाइरेपोन। इट इज नॉट ए एंजाइम इंड्यूसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज CYP450 इनिबिटर्स। अगर CYP450 इनिबिटर्स के एग्जांपल देखें, जैसे इंड्यूसर्स के मैंने बताया था, इसमें अगर एग्जांपल देखें तो इसमें आएगा आइसोनियाजाइड, देन साइमेटिडिन आएगा, देन क्विनाइन आएगा, देन डाइसल्फीरैम आएगा, देन आएगा इरिथ्रोमाइसिन आएगा, क्लेरिथ्रोमाइसिन आएगा, कीटोकोनाजोल आएगा, इट्राकोनाजोल आएगा, क्लोरेम्फेनिकोल आएगा, सल्फोनेमाइड्स आएंगे। So this all are comes under the cytochrome P450 enzyme inhibitors, and it also contains the MAO inhibitor, monoamine oxidase inhibitors are also a cytochrome P450 inhibitors. So अगर इसमें हम देखें तो इसमें कौन कौन से आंसर क्या आ सकता है। फिनोबार्बिटोन इज ए इंड्यूसर, cimetidine is a inhibitor, phenytoin is also an inducer, and CCl4 chloral hydrate is also a inducer. तो इसमें आंसर आएगा cimetidine. The next question, all are metabolized by acetylation except। अभी ये जो एसिटाइलेशन है उसके ड्रग्स याद रखने हैं तो आपको इतना याद रखना है, HI, देन S, इसमें कौन कौन से ड्रग आएंगे, एक तो हाइड्रालेजिन आएगा, देन आइसोनियाजाइड आएगा, देन सल्फोनेमाइड्स आएंगे, क्लोनाजेपम आएगा, देन पेरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड आएगा। So these are the examples of a acetylation, the drug which are acetylated by in a phase 2 reaction। कौन कौन सा आएगा, हाइड्रोलाइजिन आएगा, आइसोनियाजाइड आएगा, क्लोनाजेपम आएगा, सल्फोनेमाइड आएंगे, पेरा अमाइनो सैलिसिलिक आएगा। So इसमें अगर देखें तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स है, आइसोनियाजाइड भी है, वो तो आता है, सल्फोनेमाइड्स भी आएंगे, हाइड्रालेजिन भी आएगा, तो इसमें आंसर आएगा कीटोकोनाजोल। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
which of the following is not a pro-drug? अभी प्रो ड्रग क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि प्रो ड्रग जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इनएक्टिव आउटसाइड द बॉडी। ये जो आउटसाइड द बॉडी इनएक्टिव रहता है, जब भी वो बॉडी के अंदर जाएंगे तो जब भी उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके मेटाबोलाइट जो रहेंगे वो क्या होंगे, एक्टिव रहेंगे। तो उसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग बोलते हैं। अगर प्रो ड्रग है, प्रो ड्रग के अगर एग्जाम्पल देखें तो उसमें आएगा लीवोडोपा। लीवोडोपा कैन कन्वर्टेड इनटू दी डोपामाइन। देन methyl dopa can converted into the methyl norepinephrine. Then dipivefrin will converted into the epinephrine. उसके बाद एग्जांपल आएंगे enalaprilat. Enalaprilat is a SEE inhibitors. Drug is a enalapril and its metabolite is a enalaprilat. Then cortisone will converted into the hydrocortisone, and cortisone is a one type of a glucocorticoid. Then prednisone is converted into the prednisolone. और अगर एग्जांपल देखें तो उसमें आएंगे azathioprine will converted into the mercaptopurine. Then Pseudovodine will converted into the pseudovodine triphosphate. Then और कौन सा आएंगे, डिपिवेफ्रिन भी हो गया, डिपिवेफ्रिन will converted into the epinephrine. Then sulfonamides or the sulfasalazine, they will also converted into the 10 hydroxy groups sulfonamides. So these are the examples of a prodrugs. और भी दो तीन है, वो अभी मैंने नीचे लिखे है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहे। तो अगर इसमें देखें तो इसमें कौन कौन से प्रोड्रग है। Levodopa is prodrug, sulfasalazine is prodrug, becampicelline will converted into the ampicillin. Phenobarbital is not a prodrug. ये जो है पहले से ही क्या रहता है, एक्टिव रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एक्टिव ड्रग है, मेटाबॉलिज्म के बाद उसका जो मेटाबोलाइट है, इट इज ऑल्सो ए एक्टिव ड्रग, तो हम उसको प्रोड्रग नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो मेटाबोलाइट एक्टिव है उसको ही प्रोड्रग बोलते हैं। ऐसा नहीं है। प्रोड्रग का मीनिंग क्या होता है कि मेटाबोलाइट से आगे जो मेन ड्रग है, मेन ड्रग इज इनएक्टिव बट इट मेटाबोलाइट इज एक्टिव। बट जो मेन ड्रग भी एक्टिव है और मेटाबोलाइट भी एक्टिव है, उसको हम प्रोड्रग नहीं बोल सकते। Then the next question is, which of the following not a prodrug? Levodopa is not a prodrug. Phenobarbital is not a Levodopa is a prodrug. Phenobarbital is not a prodrug. Sulfasalazine is prodrug and becampicelline is prodrug. Or next question is, which of the following is not a prodrug? उसमें भी एक और question इसमें है। Enalapril will convert it enalaprilat. Oxcarbamazepine, it also a one type of prodrug. Chloral hydrate is also a prodrug. It converted into the chloral ethanol. And then diazepam is not a prodrug. The next question is, मोस्ट इंपोर्टेंट रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अभी ये जो है ड्रग्स का एक्सक्रीशन कौन कौन सी साइट से हो सकता है। अगर ड्रग का एक्सक्रीशन देखे तो इट इज थ्रू दी किडनी के थ्रू हो सकता है, या तो फिर फीकस के थ्रू हो सकता है,
then it also from the lungs, then skin, then saliva and sweat, and also a breast milk. अभी हम एक्सक्रीशन में किडनी की बात करें तो किडनी में से कैसे कैसे एक्सक्रीशन हो सकता है. देयर आर दी 3 साइट्स इन द किडनी. अभी ये जो किडनी है, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन करने के लिए कौन सा ऑर्गन है? द मेन ऑर्गन फॉर फिल्ट्रेशन इज ए, व्हाट इज इट? नेफ्रॉन. और ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अगर पहले हम देखते हैं तो वहां पे एक ग्लोमेरुलर कैप्सूल है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बाउमेस कैप्सूल. और बाउमेस कैप्सूल में क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा. फिल्ट्रेशन मीन्स उसके अंदर से जितने भी उसकी पोर साइज रहेगी, उससे जो छोटे वाले जो केमिकल्स होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे? वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएंगे और उसका क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन हो जाएगा. और ये जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन होने के लिए क्या जरूरी है? द ब्लड फ्लो होना जरूरी है. जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना फिल्ट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा. जितना फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा उतना एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. देन इट ऑल्सो ए प्रोटीन बाइंडिंग. अगर कोई भी ड्रग है वो प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ रहेगा तो वो क्या हो नहीं सकता? वो उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता. इसलिए जितने भी ड्रग प्रोटीन बाउंड ड्रग है, हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है, उसका फिल्ट्रेशन क्या होता है? बहुत क्या होता है? कम होता है. Then next site, the next site is a convoluted tubules, proximal, intermediate, loop of Henle and distal convoluted tubules. So ये जो convoluted tubules है वो क्या करेगी? वो बहुत सारे ड्रग्स है, उसको क्या करेगी? एक्सक्रीट करेगी. मीन्स बहुत सारे ड्रग है वो फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा? ब्लड आएगा, ब्लड वहां पे आएगा तो उसमें से ड्रग क्या आएंगे? ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएंगे और वो फिर कहाँ पे पहुंच जाएंगे? यूरिन के अंदर पहुंच जाएंगे. और ये जो ब्लड टू यूरिन पहुंचाने के लिए कौन से ट्रांसपोर्टर है? देयर आर 2 ट्रांसपोर्टर्स आर कम्स अंडर द in these tubules. In that the first one is OAT. It is also called as organic anionic transporter, and it is for a acidic compound. Then next one is a OCT, organic cationic transporter, and it is also it is for a basic compound. और यूजुअली एसिडिक कंपाउंड कौन से है? जो ब्लड में से यूरिन के अंदर आएंगे. तो उसमें अगर एग्जांपल्स ले तो यूरिक एसिड इज ए एग्जांपल. देन पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड इज एग्जांपल. प्रोबेन एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज अ यूरिकोस्यूरिक एजेंट. एंड देन कम्स टू दी ओसीटी से कौन से टाइप के ड्रग जो है वो स्किट आउट हो सकता है? तो उसमें हो गए फ्यूरोसेमाइड भी आ सकता है, ट्राइमटेरेन भी आ सकते हैं, देन क्विनाइन जो है वो आएंगे. सो दिस टाइप ऑफ ड्रग्स कैन एक्सक्रीट आउट थ्रू द ओसीटी. देन थर्ड पोजीशन इज अ रीएब्जॉर्प्शन. अभी जो बहुत सारे ड्रग्स है वो फिल्टर हो गए या तो फिर केमिकल फिल्ट्रेट हो गए. वो फिल्टर होने के बाद जो है किडनी की जो नेफ्रॉन की जो वॉल्स है, उसके जो सेल्स है, सेल्स के थ्रू क्या हो सकता है? वो एब्जॉर्ब हो सकता है. और आपको पता है कि एब्जॉर्ब होने के लिए क्या जरूरी है? एब्जॉर्ब होने के लिए नॉन पोलर कंपाउंड होना जरूरी है. तो जितने भी नॉन पोलर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? वापस एब्जॉर्ब हो जाएंगे. बट जितने आयोनिक कंपाउंड है, जितने आयोनिक इन नेचर है, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब. और अगर हम इसमें देखें तो अगर यूरिन जो है, यूरिन का जो पीएच है, अगर वो एसिडिक रहेगा तो उसकी वजह से जो है बेसिक ड्रग क्या रहेंगे? आयोनिक इन नेचर रहेंगे. और बेसिक ड्रग अगर आयोनिक इन नेचर रहेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अगर यूरिन का पीएच है वो अल्कलाइन है, अगर उसका पीएच अल्कलाइन होगा तो उसकी वजह से जितने भी एसिडिक ड्रग है वो यूरिन के अंदर क्या रहेंगे? आयोनाइज रहेंगे और उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इसलिए बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं कि अगर एसिडिक ड्रग किसी पर्सन ने ज्यादा ले लिया, अगर उसने वो ड्रग ज्यादा ले लिया है तो क्या करेंगे? हम यूरिन को अल्कलाइन करना, अल्कलाइन फॉर्म, उसका पीएच अल्कलाइन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एसिडिक ड्रग
आयोनाइज रहेगा और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन। या तो फिर ऐसे बहुत सारे ड्रग है जो बेसिक ड्रग उसने ज्यादा ले लिए हैं, तो फिर क्या करेंगे हम उसको अल्कलाइन कर सॉरी बेसिक ड्रग लिए तो हम उसको क्या कर देंगे, एसिडिक कर देंगे। एसिडिक कर देंगे तो जो भी ड्रग है वो आयोनाइज फॉर्म में रहेगा और उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो है ये एक्सक्रीशन का है। देन देखते हैं फीकस। फीकस जो है, फीकस के अंदर कौन से टाइप के ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट होते हैं। जो फीकस है, फीकस का जो कलर है इट इज फ्रॉम दी बाइल। ये बाइल की वजह से जो फीकस का कलर है, और बाइल कहाँ से आएगा, लीवर में से आएगा। और यूजुअली लीवर में जो लाइपोफिलिक ड्रग है ज्यादातर वो क्या होंगे, बाइल के अंदर क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। बाइल के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे और फिर वो बाइल है, बाइल कहाँ पे आएगा, फीकस में आएगा, और फिर वो फीकस के थ्रू ड्रग क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। तो ऐसे ड्रग है जो फीकस के थ्रू बाहर निकलते हैं, उसके एग्जाम्पल देखें तो उसमें आएंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है, फिर रिफाम्पिसिन is also example, tetracycline is also example, phenolphthalein is also example, then erythromycin is also a example. So ये सारे ड्रग है वो फीकस के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होते हैं। फिर देखते हैं कि लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू कौन से ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होंगे। लंग्स के थ्रू जो है, जो भी ड्रग वोलेटाइल इन नेचर है वो ड्रग क्या हो जाएंगे, लंग्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज अल्कोहल। अल्कोहल कैन एक्सक्रीट आउट थ्रू दी लंग्स। या तो फिर ऐसे जो हम जनरल एनेस्थेटिक है, जो हम गैसेस जो है, गैसेस हम यूज करते हैं, तो गैसेस आल्सो कैन एक्सक्रीट आउट थ्रू दी लंग्स। हेलोथेन और ये सब जितने भी गैसेस है वो उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। देन स्किन के थ्रू, स्किन के थ्रू जो है हाईली लाइपोफिलिक ड्रग कैन आल्सो एक्सक्रीट आउट थ्रू दी स्किन। बहुत सारे ड्रग ऐसे जैसे कि यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर गाउट में यूजुअली ऐसा होता है, means it is not a example of a excretion of skin, means ऐसा तो हम नहीं कह सकते, बट यूजुअली क्या होता है कि गाउट जो है, गाउट के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड कभी कभी इतना सारा बढ़ जाएगा कि वो स्किन से बाहर आने लगे, और वो स्किन से बाहर आने लगेगा तो उसकी वजह से अगर हम वो पर्सन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर छोटे छोटे जो है व्हाइटिश मैटर चिपकी हुई है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बहुत बार ऐसे भी बोलते हैं कि यूरिया फ्रॉस्ट भी बोलते हैं। और द फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट का मतलब क्या होता है, बर्फ, जो छोटी छोटी जो बर्फ गिरते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूरिया फ्रॉस्ट व्हिच इज अकर्स इन द गाउट। अभी देखते हैं तो सलाइवा के थ्रू, सलाइवा के थ्रू कौन कौन से ड्रग एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। उसके थ्रू जो है लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, rifampicin can excrete out through the saliva and sweat। फिर ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कौन से ड्रग एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं, उसके थ्रू जो है लाइपोफिलिक और नॉन पोलर कंपाउंड कैन बी एक्सक्रीट आउट। अभी इसमें देखें तो इसमें आंसर क्या आएगा, द आंसर इज थ्रू किडनी। सबसे ज्यादा एक्सक्रीशन है वो किडनी के थ्रू ही क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आंसर इज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कलाइनिटी ऑफ यूरिन डन इन। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूरिन को हम अल्कनाइज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि यूरिन की पीएच हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और यूरिन की पीएच कब बढ़ाएंगे, जब वो ड्रग होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा तब हम बढ़ाएंगे। तो इसमें एसिडिक ड्रग कौन सा है, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। बार्बिचुरेट पॉइजनिंग है, हम यूजुअली उसमें क्या करते हैं, यूरिन की जो अल्कलाइन नेचर है हम वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी में क्या होता है, क्योंकि जो लिथियम है, लिथियम जो है इट इज ए वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बहुत दे बोथ आर ए बेस्ट फ्रेंड। वो जहां जहां भी जाते हैं ना उसके पीछे पीछे जाता है।
तो अगर हमें लिथियम की टॉक्सिसिटी है वो कम करनी है तो हमें पानी के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से लिथियम की टॉक्सिसिटी कम हो जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पानी जितना ज्यादा हो बॉडी के बाहर भेज दे। तो जितना बॉडी के बाहर जाएगा, जितना एक्सक्रीशन होगा, उतना लिथियम पानी के साथ बाहर निकलेगा। तो इसमें हम यूजुअली क्या करेंगे कि यूरिनेशन बढ़ा देंगे और वी कैन इंक्रीज द यूरिनेशन बाय डायूरेटिक। हम बहुत सारे डायूरेटिक देंगे जिसकी वजह से यूरिनेशन हो सकता है। तो ये लिथियम की टॉक्सिसिटी है। फिर या तो फिर हम गैस्ट्रिक लेवेज भी कर सकते हैं कि जो गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक के अंदर अगर उसने खा लिया है तो पेट के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। या तो फिर डायलिसिस भी कर सकते हैं, उसका जो ब्लड है, ब्लड को हम क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, उसके अंदर से भी लिथियम निकाल सकते हैं। इसमें हम चारकोल नहीं दे सकते क्योंकि लिथियम कैन नॉट बाइंड विद द चारकोल। देन अल्प्राजोलम एंड डाइजेपाम टॉक्सिसिटी। अल्प्राजोलम इज ए वन टाइप ऑफ ए डाइजेपाम ड्रग, और ये जो ड्रग है अगर उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ गई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव द अनदर ड्रग। हम क्या करेंगे, एक और ड्रग देंगे। द नेम ऑफ द ड्रग इज अ फ्लूमाजेनिल, और ये जो फ्लूमाजेनिल है इट इज ए एंटागोनाइज द डाइजेपाम। ये डाइजेपाम रिसेप्टर का क्या है, एंटागोनिज्म है। तो वो क्या करेगा, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा और उसकी वजह से डाइजेपाम और अल्प्राजोलम कैन नॉट बाइंड विद दैट रिसेप्टर, और उसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यूरिन को हमें उसकी पीएच बढ़ानी है, अल्कलाइज करना है, तो उसके लिए हम कौन सा ड्रग दे सकते हैं, वी कैन यूज दी NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, उसकी वजह से वो यूरिन के अंदर आएगा और यूरिन की पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बेसिक ड्रग टॉक्सिसिटी which one is administered? उसमें हमें क्या करना है कि कोई भी ऐसा एसिडिक देना है, तो इसमें हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव IV सॉल्यूशन ऑफ ए आर्जिनिन। हम आर्जिनिन का क्या देंगे, IV देंगे। उसके बाद NH4Cl हम क्या देंगे, ओरल देंगे। और ये दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से जो यूरिन का जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बेसिक ड्रग उसकी वजह से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। और द आंसर इज ए बी। और अभी मैंने जो आगे उससे पहले मैं बोला था कि NaCO3 वी कैन यूज फॉर दी अल्कलाइनिटी ऑफ ए यूरिन, और ये जो है ये हमें कौन से रूट से देना है, NaCO3 वी हैव टू गिव थ्रू ए IV। ये हमें IV के थ्रू देना है। Then next question is, drugs excreted through kidney depends on all except। अभी मैंने जो आगे है, आगे ज्यादातर चीज तो बोला ही है कि अगर किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है तो कौन कौन सी चीज मायने रखती है, हाई ब्लड फ्लो, जितना ब्लड फ्लो ज्यादा होगा एक्सक्रीशन बढ़ेगा। तो लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, कि अगर नॉन पोलर रहेगा, लिपिड सोल्युबल रहेगा तो वो ज्यादा क्या होगा, रीएब्सॉर्ब होगा, और इसकी वजह से एक्सक्रीशन कम हो सकता है, बढ़ सकता है। प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी बोला था कि फिल्ट्रेशन में अगर कोई भी ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ रहेगा तो उसकी वजह से वो क्या होगा, उसका एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर इज बी, मोलिकुलर वेट ऑफ ड्रग। अभी मोलिकुलर ड्रग का मोलिकुलर वेट क्या है वो फिल्ट्रेशन या तो फिर एब्जॉर्प्शन में मायने नहीं रखता है। सो द आंसर इज ए बी। So this A, I think it is nearly about 13 questions. So this is the solution of A, pharmacology 5. Thank you very much.